बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यो बिल मरकज़ी रहनुमा आखिर गिरफ्तार करे शो देना अवल शहबाज गिल और ब्या सेनेटर आज़म स्वाति हम गिरफ्तार करे शिव्यू और देज़ल्ला पखवाने वफाकी वज़ीर इतलात फवाद चौधरी साहब द लाहौर ना नन सहर तकरीबन वो उन्हीं में वजह वे आगा वक्त गिरफ्तार करे शो और पावी बांधे इल्ज़ाम दा लगोले शेवे दे चिकम FIR शेवे दे द इस्लामाबाद थाना कोयसार के चे अगवी इलेक्शन कमीशन हवाले सरा चिकम खबरी कड़ी दी कम इल्ज़ामात लगोली दी और आगे के चिकम यो द गद्दार शेख होम शामिल करे शेवे दे दा इल्ज़ामात पही बांधे लगोले शिवी दी और दा खबर सहर चमक तरागे नो अवल दा खबर राला द मुख्तलिफ पेजेस ना चे कम दे वक्त के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशरानू और इदा वना उकड़ा वक्त के सहर के चे दगा खलक कम चीदी चादा चतकड़े दे अगर नामालूम दी पता न लगी नंबर प्लेट पगाड़ी बांधे निश तरह खुबात के ब्या खबर मख तराला चे अगर पुलिस उचत करे दे टोल रस्त शिवी दी पाए बहुम खबर को दे वक्त के सूरत हाल से दे पदे खबर को दे वक्त के मुंसरा सीनियर सहाफ़ी द लाहौर ना द बोल न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट जाफ़र बिन यार से मौजूद दे। जाफ़र साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जाफ़र साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त ज़मान पार्क और लाहौर की सूरत हाल क्या है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश कर दिया गया है फवाद चौधरी साहब को, लेकिन लाहौर की सूरत हाल क्या है इस वक्त? लाहौर की जो सियासी दर्जा हरारत है वो इस वक्त शदीद गर्म है। वैसे तो लाहौर में शदीद सर्दी पड़ रही है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत गर्म है, क्योंकि फवाद चौधरी की जिस तरह गिरफ्तारी अमल में लाई गई उसके बाद ये भी अफवाहें थी कि शायद सुबह चेयरमैन PTI इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद, हम कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में कारकुनान इस वक्त जो है ज़मान पार्क के बाद मौजूद है। ज़मान पार्क इमरान खान की रैशगाह है, वहां पे ये लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन इस वक्त वहां पे जो मेले का समय है, लोग आ रहे हैं वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ इस बात का अज़म कर रहे हैं कि ये जो रेड लाइन है इसको किसी सूरत क्रॉस नहीं होने देंगे। इमरान खान चेयरमैन जो PTI उनके घर के आगे एक बैरियर लगा हुआ है, उस बैरियर पर लोग बैठे हुए हैं और रात हमने देखा कि शदीद सर्दी थी लाहौर में, जो रात गुजर के गई है, बारिश हो रही थी लेकिन लोग बैठे रहे। आज सुबह से फिर इसी तरह के लोग अभी तक बैठे हुए हैं एक बहुत बड़ी तादाद में, और जो जो वक्त गुजरता जा रहा है जो लाहौर है इर्द गिर्द जो इसके जिला हैं, बल्कि हमने देखा कि पेशावर से लड़के आए हुए थे वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस बात का अज़म का इज़हार किया उन्होंने कि जो है किसी सूरत इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। फिर हमने ऐसे लोगों को देखा कि जब गुज़श्ता साल 25 मई का वाक़या पेश आया था तो शदीद तशद्दुद किया गया था कारकुनान पर पुलिस की जानिब से। वो लोग भी आए हुए थे जो वाक़ये में जख्मी हुए थे, लेकिन उनका जोश व जज्बा था, वो लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे और ये सुबह से लेके अब तक की ये ताज़ा तरीन सूरत ये है कि लोगों की तादाद में जो है वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा हो रहा है। जी जाफर साहब, जो आपने बताया कि ज़मान पार्क में इस वक्त लोग मौजूद हैं, कल शाम को ये अफवाह सामने आई थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है और असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया, बाकी लोगों ने भी ट्वीट किया कि तमाम कारकुनान जो हैं वो पहुंच जाएं ज़मान पार्क। कल रात से लोग वहाँ मौजूद हैं, वर्कर्स आ गए हैं, लेकिन ये जो फवाद चौधरी गिरफ्तारी हुई है, क्या समझते हैं तमाम तवज्जो इमरान खान पे थी और फिर गिरफ्तारी इस तरफ हो गई? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जब गिरफ्तारी शायद फैसला किया गया हो कि इमरान खान की गिरफ्तारी करनी है, लेकिन कारकुनान को पहले मालूम हो गया था और खुद PTI के जो लोग थे उन्होंने भी इस बात का अज़म का इज़हार कर दिया था कि शायद चेयरमैन PTI उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है, जिस पर कारकुनान जमा हो गए और यही वजह थी कि लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए। लेकिन सुबह 4 बजे के करीब मालूम होता है कि चेयरमैन जो फवाद चौधरी PTI के मरकजी रहनुमा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जिसके बाद जो सारी सूरत हाल बदल गई और जो सियासी जो है दर्जा हरारत है वो लाहौर में एकदम वो गर्म हो गया और पूरे जो मुल्क की सियासत बदल के रह गई। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी मामूली चीज़ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जब अदारों उन्होंने गिरफ्तार किया और जिस तरह उनको गिरफ्तार करके सारा दिन लाहौर में घुमाते रहे हैं, फिर उनको जो है पुलिस लेके गई है इस्लामाबाद और अभी उनको वहाँ पे पेश कर दिया गया और ये सारी सूरत हाल है।
कि पंजाब की, लाहौर की, पाकिस्तान की सियासत हम कहते हैं कि बिल्कुल बदल के रह गई है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि इस वक्त तमाम लोग वहाँ पे मौजूद भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त क्या सोच रही है? आपके ज़राए क्या कह रहे हैं कि वहाँ अंदर इजलास में क्या फ़ैसले हो रहे हैं? इमरान खान साहब ज़ाहिर बात है जो पार्टी कायदीन हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी वहाँ पहुँचे हैं, जो बलूचिस्तान के हैं, जो सिंध के हैं वो भी वहाँ पर हैं, पंजाब के भी वहाँ पर हैं, तमाम जो PTI की लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद है। किस किस्म के फैसले वहाँ पे लिए जा रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, ये बड़ा शदीद इनके लिए धक्का था PTI के लिए, क्योंकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से तो बिल्कुल PTI तैयार नहीं थी। ये सोचा जा रहा था कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से प्लानिंग की जा रही है, लेकिन जब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाती है तो ये PTI के लिए बहुत बड़ा धक्का है। काफी लोग इससे परेशान है और यही वजह थी कि आज जब हम सारा दिन ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है, जो लोग वहां पे आ रहे थे PTI के लोग, उनके चेहरा उस तरह वो पुरजोश नहीं थे, सुरदा थे चेहरे उनके, लग रहा था कि शायद वो परेशान है, क्योंकि इतना बड़ा काम हो गया था। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और जिसके बाद तो मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। फिर हमने देखा कि लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दी जाती है कि शायद फवाद चौधरी की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या उनको पेश किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त था वो भी मुस्तरद कर दिया है और सारा मामला चला जाता है इस्लामाबाद, जो वहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट है, वो सुबह इनके हवाले से क्या फैसला करते हैं या अभी उनको कोर्ट में पेश किया है तो क्या फैसला होगा। लेकिन PTI जो है क्यादत है वो परेशान है। वुकला आए थे, उन्होंने बात की है, PTI की जो मरकजी कायदीन थे वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। असद उमर से हमारी बात हुई, शिबली फराज थे, एजाज चौधरी थे, जितने दीगर आजम स्वाति थे वो वहां पे पहुंचे हुए थे। और PTI हम कह सकते हैं कि इस पर बड़ी संजीदगी से सोच रही है और आइंदा का लाएअमल तैयार किया जा रहा है कि आइंदा अगर जिस तरह फरूख हबीब का हमने देखा कि मोटरवे पे उन्होंने फवाद चौधरी को रोकने की कोशिश की, उस पर पुलिस ने किस तरह उनको आगे से कॉर्नर किया, तो ये सारी चीजें देखनी होगी कि PTI का आइंदा का लाएअमल क्या है, क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब ये भी बात सुनने में आ रही है कि पंजाब में शायद जो है इमरान खान के घर के बाहर जो सिक्योरिटी है उसको खत्म किया जा रहा है, उसको कम कर दिया जाएगा। और ये भी इतला मसूल हो रही है कि पंजाब के दीगर अजला से पुलिस जो है वो सिर्फ लाहौर बुलाई जा रही है और आइंदा आने वाले चंद रोज वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी पर PTI ने जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनको ये खदशा लायक है कि वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कोई एक्शन हो सकता है, जो मरकजी कायदीन है, जो सूबाई क़यादत है लाहौर की, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आइंदा चंद रोज बड़े इंपॉर्टेंट होंगे लाहौर। ये जो आपने बात की जाफर साहब के मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर साथी भी जो उनके रहनुमा हैं वो गिरफ्तार हों, इमरान खान चाहे गिरफ्तार हो या ना हो। कुछ ऐसी अफवाहें पेशावर में भी गर्म हैं जो कि यहाँ पे सूबाई काबीना थी, क्योंकि ना पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है और ना खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। क्या समझते हैं फवाद चौधरी गिरफ्तारी के बाद हमें झेलम में एक मुजाहरा नजर आया और जो आपने बताया फारूक हबीब साहब का कि वो निकले थे लेकिन उनके पास भी कोई बड़ा काफिला नहीं था, क्या वजह हो सकती है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सो रहा है, कोई बड़ा मुजाहरा हमें, बल्कि छोटा मुजाहरा भी नजर नहीं आया हमें, और बाकी पंजाब के शहरों में कोई बड़ा मुजाहरा अब तक नहीं हो सका है? क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इस तरह कोई मुजाहरा हमें देखने को नहीं मिला। सिर्फ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाद तो लोग जरूर जमा थे, ज़मान पार्क के बाद लोग जमा हो रहे हैं। शायद उनको सॉरी उनको खतरा है कि अगर कोई इस तरह का मुजाहरा करते हैं या तवज्जो दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ज़मान पार्क में कुछ भी हो सकता है, रात के अंधेरे में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अब निगरान गवर्नमेंट जो है वो PTI का उनसे PTI की नहीं रही, वो निगरान गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। KP में निगरान गवर्नमेंट चेंज हो, जो हालात बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के हवाले से PTI ने जितना अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कल हमने देखा कि PMG चौक है जो लाहौर का, वहां पे जिस तरह मुजाहरा किया गया, जिस तरह मोहसिन नकवी के खिलाफ नारेबाजी की जाती रही और इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहा जाता रहा, इसी वजह से कि वो मोहसिन नकवी के उनको शदीद खतरा लाते हैं कि शायद वो कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में देखा भी जा सकता है कि पुलिस के वायस के इजला से नफरी तलब कर ली जाती है। जाफर साहब, आखिरी सवाल करना चाहूँगा। कल एक वीडियो सामने आई थी जब ज़मान पार्क में ही इजलास था और उसमें साहब मौजूद थे इमरान खान साहब के साथ और वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। आज जो बड़ा वाक़या उनके सामने भी एक सरप्राइज़ होगा। इस सब में कहाँ देखते हैं परवेज़ इलाही और मोहसिन इलाही को, जो कि शायद बावर करा रहे थे इमरान खान साहब को कि आप ये गवर्नमेंट ख़त्म ना करें, पंजाब हुकूमत ज़रूरी है, लेकिन अब सूरत हाल उनके हाथ से निकल चुकी है। बिल्कुल आपने ठीक है, परवेज अलाई की जानब से शुरू में ये बयान सामने आते रहे हैं कि अगर हम गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे
तो हम बेहतर तरीके से खेल सकेंगे, ग्राउंड के अंदर रहेंगे तो और हमारी पोजीशन होगी। लेकिन जब ग्राउंड से बिल्कुल बाहर चले गए तो फिर हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा। और ये परवेज लाई की जानब से मुतअद्दिद बार कहा जा चुका था, लेकिन पीटीआई रहनुमा इस बात पर बर्दी थे, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुद इस बात पर बर्दी थे कि हमने किसी सूरत गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना। और ये खबरें आती भी रही हैं कि परवेज लाई इनको मनाते रहे हैं कि आपको जो है गवर्नमेंट का हिस्सा रहना चाहिए, जबकि मोनस लाई की जानब से ये जो उनके साहबजादे हैं उनकी जानब से ये बयान आते रहे हैं कि हम जब इमरान खान चाहेंगे हम गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे। और हुआ इसी तरह, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अलबत्ता जरूर ये खदशात का इज़हार किया जाता रहा खुद परवेज लाई की जानब से। तो शायद इसी वजह से कि जब वो कल का ये आज सुबह का वाक़या पेश आया है तो उसके बाद हालात क्योंकि वो पहले जैसे नहीं रहे। पंजाब में जिस तरह तब्दीलियां हो रही हैं हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर महकमों के सरबराहान को बदला जा रहा है। डीजी एंटी करप्शन को तब्दील कर दिया जाता है। JIT बनी थी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से, जब वजीराबाद में वाक़या पेश आया उस JIT के मेंबर को कल उन्होंने ओहदे से हटा दिया, वो एंटी करप्शन में डिप्टी डायरेक्टर थे। इस तरह पंजाब में जो पुलिस अफसरान को जिस तरह तब्दील किया जा रहा है, उसके अलावा सेक्रेटरी साहिबान है जिस तरह उनको तब्दील किया जा रहा है, तो हालात जो है वो काबू में अब नहीं रहेंगे। ज़ाहिर PTI के हाथ से चीजें निकल जा चुकी हैं। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी, आसफ जरदारी, मोहसिन नकवी, अब वो जिस तरह इनको खिलाएंगे ये खेलेंगे, क्योंकि अब फुल उनके हाथ में इख्तियारात भी है, पावर भी है। लेकिन अब ये आने वाले चंद दिनों में बड़ी जो है चीजें सामने आएंगी, बड़ी तब्दीलियां आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट बोल न्यूज़ लाहौर। और सिंगा हुई खबर उकड़ा कि उस अर्स द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द लास्ट ना वती चौधरी साहब गिरफ्तार दे और द अगवी गिरफ्तार न पस उस द खबर रवानी दी च पंजाब के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चकम नूर क़यादत ते अगवी त हम ख़तरात लाहक थी, अगवी हम गिरफ्तारी रीशी और अगवी गिरफ्तारी की नुबिया बसूरत हाल से भी पा खैबर पख्तूनख्वा के हम दा खबर रवानी दी चे दिल तक के यो सोज़ है कि FIR दर्ज शुवी दी शहबाज गिल साहब खिलाफ पखपला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत यो FIR पर डी खान के दर्ज करे दे बिया पेशावर के चकम एहतजाज शवे हो पेशावर कैंट के दनना आगा FIR हम द नामालूम मुखल को खिलाफ दर्ज शवे दे आए कि बे 100 कसान नॉमिनेट शवे हम आगे के सबका MPA फतेलाही साहब हम पाए कि मौजूद हो आगे की ब्याद पेशावर चकम PTI रूरल नाजिम दे चेयरमैन मशर दे पखवाने नाजिम अरबाब मोहम्मद आसिम से मौजूद दे कि इरफान सलीम से कसान भाई की नॉमिनेट शवी दी और नूर कसानों पाए कि नॉमिनेट की दी शीदा सूरत हाल दे वक्त के इंतहाई ख़तरनाक ते विली की चिदा मसला उस दुमरा पासाने बांधे हल की दी निशी बोले चिदवाना जे उनके उस द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत न दे हुकूमत अगवी प्रे खौद और पदे तम प्रे खौद च इंतखाबात कीगी इंतखाबात सूरत हाल से दी ये शंद में न पस तास्ता प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु और सिंगा चे उशु द खाली परस द पंजाब असम्बली और ब्या द चारशंबे परस द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील शुआ द अतलसम जनवरी द तारीख हो चिकल आगे असम्बली तहलील शुआ नन द आगे यवा हफ्ता बराबरी की लग्या दा और दे हवाले सरा द इलेक्शन कमीशन लखवा द पंजाब और द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर ता द अगवी चिकम प्रिंसिपल सेक्रेटरीज दी अगवी ता यो ख़त लिखले शेवे दे और आगे के वर्तदा वीली दी चे इलेक्शन कमीशन दे वक्त के चिकम सूरत हाल दे दागे आर्टिकल द आइन आर्टिकल 24 दागे जेली शिक 2 मुताबिक बा बोले चे असम्बलियान अखपल मुद्दत पूरा न को नुमुंग बा नवी रोज़ों के दनना दगा इंतखाबात को और दा इंतखाबात के दो ना 2 हफ्तों की दनना बा मुंगा रिजल्ट मखिता रोडू दा मुंग बांधे जरूरी दा लाजमी दा दे सरा का इलेक्शन कमीशन खपल कार रवान की नो रोज़ों के दननबा अगर शेड्यूल वर कई अगर शेड्यूल दपारा तारीख पकार दे और आगा शेड्यूल तकरीबन सलोर 50 रोज़ों बांधे मंदे टाइम लगी तकरीबन 24 रोज़े कागजात नामजदगी दपारा अनाउंसमेंट कीगी पहला रस बांधे ब्या कागजात नामजदगी जारी कीगी ब्या आगे जमा कीगी ब्या आगे जांच पड़ताल कीगी पहले नए फहरिस्त हुई ब्या आगे ना वापसी हुई ब्या दोबारा दागे जांच कीगी पागे बांधे रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस बांधे अपीलू न कीगी और ब्या आगे न पस इलेक्शन सैम्बल्स अलॉट कीगी दा टोल अमल तकरीबन सलीरिश ना
15 ورځې اخلي او بیا د هغې نه پس مونږ ته تقریبا یو میاشت پورې یا 20 نه زیات ورځې بخښنه غواړم چې هغه وي 30 نه 35 ورځې دا پلنې عمل غواړي او باقي 20 نه 25 ورځې په دې کې لګي چې هغوی ته الیکشن کمپین دپاره ټایم میلاویږي او یو ورځ الیکشن کمپین نه کیږي په هغه ورځ باندې پولینګ مواد تقسیمیږي. نو دا ټول عمل 54 ورځې اخلي. نو دغه 54 ورځو کې دننه به مونږ الیکشن کوو. دا الیکشن کمیشن وینا ده او بیا گورنر خیبر پختونخوا ته پنجاب دپاره هم او خیبر پختونخوا دپاره هم پنجاب گورنر ته دا وویل چې مونږ سره د 9 10 11 12 او 13 دا 15 ورځې دي د اپریل هغه مونږ سره لپاره موضوع ترین وخت دی چې دې کې تاسو مونږ ته وټاکئ چې دغه ورځ باندې تاسو پولینګ وکړئ. گورنر به ورته پولینګ ورځ ښیي او د خیبر پختونخوا گورنر ته ویلي دي چې مونږ سره د خیبر پختونخوا دپاره 15 16 او 17 اپریل دا د ورځې دي چې دې کې دی یو ورځ باندې تاسو ته وټاکئ چې مونږ په هغه ورځ باندې پولینګ وکړو. اوس به دواړه گورنرز خپل طرف نه یو خاص ورځ هغوی ته وښیي چې دغه ورځ زیاته آیډیل ده. تاسو په دغه ورځ باندې دغه الیکشن وساتئ او الیکشن دپاره تاسو شیډول جاري کړئ. دې سره سره که مونږ وګورو دا ورځ چې کله ځي او حوالې ځي دې سره سره الیکشن کمیشن دا ویلي دي چې مونږ ته به دغه انتخاباتو لپاره کوم چې دواړه صوبایي اسمبلیانو کې دننه به عام انتخابات کیږي او د پاکستان تحریک انصاف کوم چې دې وخت کې 93 نشستونه خالی شوي دي باقي ریزرو دي یا په ډېرو باندې عمران خان صاحب په خپل الیکشن ګټلی هم دی نو خالي 93 نشستونه دي پای باندې الیکشن کیږي. نو د هغې 93 الیکشن قومي اسمبلی نشستونو لپاره مونږ ته ضمني انتخاب هم کول دي. دا چې ټول راغونډ کړو مونږه نو مونږ ته تقریبا څه د پاسه 25 ارب روپۍ پکار دي. 25 ارب 54 کروڑ روپۍ مونږ ته پکار دي. مونږ ته آلریډي تاسو 5 ارب روپۍ جاری کړي دي. مونږ ته 20 ارب او 54 کروڑ روپۍ زر تر زره نور هم راکې چې مونږ خپل دا عمل شروع کړو. دا پیسې نه وي نو مونږ دا کار نشو کولی. دې سره دا خبره هم وکړه چې کم عام انتخابات په دغه کال کیږي که مونږ هغه اخراجات هم شامل کو نو دا به مجموعي توګه باندې مونږ ته په دغه یو کال کې انتخابات چې دي هغه به 61 ارب 80 کروڑ روپے کې پروزی کم چې دین اول تقریبا 47 ارب روپے تقریبا 14-15 ارب روپے به د کې اضافي خرچ راځي او دا به ویلي دي چې دا به 14 ارب 38 کروڑ روپے د ټیکنیکل اخراجات لپاره مونږ ته پکار دي. الیکشن کمیشن سره پیسې نشته چې هغوی دا الیکشنو کې چې کله پوره سره پیسې نه وي هغه انتخابات نشي کولی او فیډرل ګورنمنټ به دا پیسې جاری کوي. دغه پیسې جاری کولو عمل دپاره فیډرل ګورنمنټ سره هم پیسې پکار دي. خو دې نه مخکې اوس د وخت کې امتحان د بلیغ الرحمان صاحب کوم چې د پنجاب گورنر دی او غلام علي صاحب کوم چې د خیبر پختونخوا گورنر دی د هغوی ذمہواري جوړیږي چې هغه دواړه خپل صوبه کې د انتخاباتو لپاره یو تاریخ وټاکي چې دا تاریخ مونږ سره دی او په دغه ورځ باندې الیکشن شي. د دواړو صوبو چې کوم دي که مونږ وګورو الیکشن کمیشن دواړو دپاره بیل بیل تاریخونه ټاکلي دي. مطلب په یو ورځ باندې به پنجاب او خیبر پختونخوا کې به الیکشن نه کېږي دا بیل بیل کېږي او عین ممکنه ده چې د قومي اسمبلی الیکشن چې دی کوم چې دغه 93 حلقې دي هغه وشي. دغه 93 حلقې الیکشن کمیشن دغه خط کې وایي چې دغه 93 حلقې به دا به ضمني الیکشن وي. دا به خپل وخت نه پوره کوي. مطلب دا به د ایوان وخت سره 15 کالو کې پوره کیږي. خو چې دغه 2 صوبایي اسمبلی حلقې دي دا 2 صوبایي اسمبلی دي د پنجاب او د خیبر پختونخوا دا عام انتخابات دي دا ضمنی الیکشن نه دی. مطلب چې کومه اسمبلی دغه 15 16 یا 17 تاریخ باندې الیکشن کیږي او اسمبلی مخې ته راځي د خیبر پختونخوا 145 ممبران به راځي 116 15 حلقو باندې الیکشن کیږي 115 حلقې ټول د قبایل هم شامل دي او باقي په هغې کې ریزرو دي 30 ممبران نو 145 ممبران چې کوم راشي هغه ممبران به اصل کې دلته 15 کاله تیری نه چې باقي شپږ میاشتې نو لکه دا به یو عام انتخاباتو لپاره پریکټس کیږي او بیا به دې نه پس چې کوم طریقه ده هغه به کېږي. دې سره سره یو بل ډیولپمنټ دا دی چې اداره شماریات هغوی یو خط لیکلی دی ټولې صوبایي حکومتونو ته چې مونږه کم د اداره شماریات لخوا مردم شماري شروع کوله په 1 فروری باندې او هغه مارچ پورې ختمېدلو. اوس به هغه یو میاشت ډیلی وي. یو میاشت مطلب 1 مارچ باندې به شروع کیږي او هغه 4 اپریل ته پوره کیږي. کم دغه تاریخونه د انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن ورکړي هم دي که هغه 19 نه 13 وي یا هغه 15 نه 17 اپریل وي. دا روجه ده. روجه کې به دغه الیکشن کیږي. آیا دا الیکشن پر روجه کې ممکنه دی او که نه دا هم یو غټ سوال دی. او بیا روجه کې خلک به دومره روزي دومره د خلکو ډېر زور به وي چې هغه روزي او بیا الیکشن کې حصه واخلي ولې چې دا ډېر غټ پیمانه باندې الیکشن دی. د پنجاب ټوله صوبه ده هلته چې کوم الیکشن کیږي او بیا هغې نه پس تقریبا 297 حلقې هلته دي او 115 حلقې په خیبر پختونخوا کې دي. نو دا ټولې حلقې چې راغونډې شي تقریبا 300-400 پورې د حلقې رسي. دغه حلقو د الیکشن دی په روجه کې به کیږي. بیا اداره شماریات چې کوم اوم ډیجیټل سنسز هغوی یادوي هغه مردم شماري هم په روجه کې راځي.
यकम मार्च नवाग शुरू कीगी और अगबा अप्रैल पूरी आए कि खैर 10 या 8 दिन द रोजे राजी खो ब्याम आया दा आसान कार दे च उस्ताद बा दा रोजा की ब्या गर्जी रा गर्जी वले दा हम लेट शो दा हम यो घट सवाल दे फेडरल गवर्नमेंट बांधे बार बार गुतु चतीगी चाहे इंतखाबात डिले कोल वाड़ी द्वाणो सुबह इलेक्शन द पारा दा खत खो इलेक्शन कमीशन लिखो मौलाना फजलुर रहमान साहब सरजे उड़ान दे द मशरक टीवी सीनियर हमकार लिहाज अली ते इब्तदा ना करे वा च दा इलेक्शन बने कीगी पा वक्त बने कीगी और न कीगी दावा वक्त साबित ही वड़शन दमाखलू प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु द जनाना तालीम दा हमेशा ना यो डेर नाजका मरहला मख तरागले दा चे खैबर पख्तूनख्वा के सुमरा हम कोशिश सी नो आग जिनके ब्या हम तालीम आग से निशी हासिल ले सिंगा चे नारी ना हासिल अवल खो द कुरुना मसलवी ब्या अल तक कपला रजा हम शीरो रजा हम शी चे आओ जमा खोर जमा दूर बतालीम हासिल की नो ब्या अल तक स्कूल ने मिलावीगी चे स्कूल मिलाओ शी नो अल तबिया टीचर ने भी और टीचरम भी नो ब्या अल तया बाउंड्री वाल मसलई या अल तक दोबो मसलई और या अल तक नूर मसले मख तराशी द जिनको दा तालीम इंतहाई गटा मसला दा और दा मसला उस दे वाक़े द खैबर पख्तूनख्वा सुमरा हम मुख्तलिफ समाजी इदारी दी अगवी दा तमा द निगरान हुकूमत अंदरी च अग मुंगला सनस उकी उमदा से द खैबर पख्तूनख्वा यो गैर सरकारी तंजीम ब्लू बैंड्स लखवा हम दा मतलब तगले दा और आगे इदारे तारुक लरून की सना अहमद दे वक्त के मुंगसरा मौजूद रहा। सना साहिबा बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि निगरान हुकूमत आई है सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों के लिए और आप मुतालबा कर रहे हैं उनसे कि वो ख़वातीन या बच्चियों की तालीम के ऊपर इक़दामात उठाएं। क्या तवक्कुआत हैं आपकी और बच्चियों की तालीम से मुताल्लिक़ क्या मसला बहुत बड़ा है जो आप उनसे भी मुतालबा कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब हमें ये मौका देने के लिए। देखिए जो निगरान हुकूमत है, जब आप तालीम के हक की बात कर रहे हैं तो तालीम जहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का या हमारे सूबे का, वहीं पे तालीम को ये समझना भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि वो उस रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है आपके आइन के अंदर। तो जब आप आइन के अंदर किसी जिम्मेदारी की बात करें मतलब ये कि वो रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत फिर वो मशीनरी है जिसको वो तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उन आर्टिकल्स के अंदर उनको अदा करना है। हम यहाँ पर ये डिमांड ये रख रहे हैं निगरान हुकूमत से। हमने पिछली हुकूमतों में भी देखा कि खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान में जो अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस करता है और ख़ास तौर पे जो फोकस है वो लड़कियों की तालीम है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उनकी पिछले 8-10 साल में जो प्रोग्रेस रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो उनकी डेवलपमेंट प्रायोरिटी वो तालीम रही है। तो हम यहाँ पर यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे जिस तरह से बजट जो है वो 70-30 की रेशो के हिसाब से मुख्तस होता है कि जो हमारा तरक्याती बजट है तालीम का, उसका अगर 70% हिस्सा लड़कियों की तालीम के लिए जाए तो वहीं पे हमारा मुतालबा और हमारी उम्मीद यही है कि चाहे वो निगरान हुकूमत हो या आने वाली कोई भी जो हुकूमत हो खैबर पख्तूनख्वा की, वो उसी वादे के अंदर उसी प्रोग्रेस को उसी को रिटेन करे। क्योंकि जहाँ पे तालीम के जो मसाइल हैं वो जो पहले से जितने मौजूद हैं, चाहे वो खास तौर पर खसूस लड़कियों की तालीम, वहाँ पे आप खास तौर पर ये देख सकते हैं कि जो बढ़ते हुए मसाइल है और जो साथ होने वाली जो और कुदरती आफात आई, जो क्राइसिस आए, उसकी वजह से मसाइल मजीद बढ़े हैं। तो वहीं पे हमारा मुतालबा यही है इस वक्त कि चाहे निगरान हुकूमत हो, आने वाली कोई भी हुकूमत हो या हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि वो तमाम इन्हीं सब पार्टियों में से ही हम देख रहे हैं जो आने वाले लोग होंगे, जो आने वाले लीडर्स होंगे, वो इस चीज को रिटेन कर सके। क्योंकि जहाँ पे मसाइल बढ़े हैं उनको हल करने का तरीका यही है, सबसे पहला और जरूरी तरीका यही है कि हुकूमत अपने बजट को, जो बजट मुख्तस होता है, जो रिसोर्स एलोकेट होते हैं, जो वसाइल मुहैया की जाते हैं तालीम के लिए, उनकी एफिशिएंट स्पेंडिंग को इंश्योर कर सके ताकि जो तरक्याती स्कीम्स जारी हैं वो जारी रहें और उन पे काम उसी तरह से हो सके कि हम उस मसाइल को कर्व कर सके, कम अज कम उनको कम कर सके अगर ख़त्म नहीं कर सकते, और लड़कियों की रसाई को बेहतर बनाए तालीम के लिए पख्तूनख्वा में। सही। आपने जिक्र किया कि जो रियासत की जिम्मेदारी है, तो जो हुकूमत अभी गई है, अगर हम थोड़ा सा उस पर बात कर लें, तकरीबन कोई 9.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूबे में हुकूमत कर चुकी है। कितना मुतमईन आपको किया है हुकूमत ने कि हाँ बच्चियों से मुताल्लिक जो तालीम है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं?
देखें, आप पिछले इतने सालों की अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इकदाम देखें तो सबसे ज्यादा जिन दो सेक्टर में काम हुआ वो एक सेहत का शोबा है और एक तालीम का शोबा है। हम पिछले बजट में आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से जब बजट मुख्तस होता है तो उसमें सबसे ज्यादा सेहत का बजट है और उसके बाद जो है वो तालीम का है। हमारी हुकूमत पख्तूनख्वा की वो वाहिद हुकूमत रही पिछले इतने सालों में जो कि जो यूनेस्को का जो यूएन का बेंचमार्क है कि आपके बजट का जो 20% हिस्सा है वो तालीम के लिए होना चाहिए, हम उससे भी कहीं ज्यादा करते हैं। पिछले साल का जो हमारा बजट था 2022-2023 का, उसमें जो तालीमी जब इंक्रीज हुआ बजट, तो जहाँ पे सेहत के शोबे के लिए 55% था, उसके बाद तालीम का शोबा वो शोबा था जिसके लिए 47% तक बजट में इजाफा किया गया है। उसी तरह से जो लड़कियों की तालीम है, हम बेशक उस पर हम उसको वो बहुत ही जो काबिल तारीफ है जो इक़दाम लिए गए, उनके लिए बजट बढ़ाया गया है। सबसे ज्यादा बजट 227 बिलियन का बजट था जिसको मुख्तस किया गया। 105 मंसूबे थे, तरक्याती मंसूबे जो कि मंजूर हुए हैं, डीपी का हिस्सा है। तो वो तमाम इक़दाम जहाँ पे बड़े हैं, बजट का ज्यादा हुआ, वहाँ पे मसाइल मुख्तस हुए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कई किस्म की नई पॉलिसी को लेके आए, इक्विटी पॉलिसी है उनकी जिसकी बेस पर ऐसे इक़दाम उठाए गए कि जहाँ पे ज्यादा जरूरत है वहाँ पे लड़कियों की तालीम को, उनकी रसाई को बेहतर बनाया जाए। फिर जो जंगशुदा जिला है वहाँ की जो तालीमी मसाइल है उनको हल करने के लिए खास तौर पर और नए कई मनसूबे लाए गए और अब महकमा तालीम ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसके साथ साथ अब ये भी जरूरी है इस जगह पर हज को एग्जाम को उठाने के लिए और ये डिमांड रखने के लिए जो हम ये सिविल सोसाइटी कर रही है वो इसीलिए है क्योंकि साथ ही हम देखते हैं कि जो हालिया सैलाब था, जो कोरोना के मसला आया, उसके बाद जो क्राइसिस है वो बड़े भी हैं। जितना इकदाम उठाए तो उसके साथ मसाइल भी बढ़े। हालिया जो सैलाब आया उसी में आप देखिए उसकी रिपोर्ट हुकूमत अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि 1400 के करीब स्कूल जो है वो फुली या पार्शली डैमेज हो गए हैं, जिसके लिए फिर एडिशनल कॉस्ट अब हुकूमत को उसके लिए चाहिए। खुद हुकूमत ने कॉस्टिंग की स्टडी की है और तकरीबन कोई 150 मिलियन है जिनकी जो हुए कि इन स्कूलों को रिकवर करने के लिए। तो अगर आपके सूबे में जहाँ पे इतनी एलोकेशन है उसको बड़े सक्सेसफुली इतने इक़दाम उठा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का मसला है सूबे में, वो भी अपनी जगह है और वो बड़ा है। तो अच्छा सरा साहिबा, जो आप बता रही हैं कि 47% इंक्रीज आया है तालीम के बजट में, तो क्या मुतमईन है आप कि ये इंक्रीज ठीक आया है? क्योंकि एक एतराज़ ये भी है कि ये जितना भी बजट बढ़ा है सिर्फ तनख्वाहों की मद में ही बढ़ा है, क्योंकि ये टीचर्स अभी जो अपग्रेडेशन भी हुई है, तकरीबन 1.5 लाख टीचर की उन्होंने अपग्रेडेशन कर दी है। तो टीचर तो वही है, उसके काम के ऊपर पहले भी एतराज़ था कि वो जो प्रोडक्ट दे रहा है, जो बच्चा बाहर निकल रहा है स्कूलों से, कॉलेजेस से, वो उतना मयारी नहीं है। उन टीचर्स की तनख्वाहें बार बार बढ़ाना, उनको अलाउंसेस देना, वो बजट तो सारा वहाँ जा रहा है। तो बच्चे का जो बच्चा बाहर आ रहा है मैट्रिक करके, मिडिल करके, वो कितना बेहतर हुआ है, उस पर क्या बात कहेंगे आप? देखें, अगर आप मयार तालीम की बात करें तो वहाँ पर जब आप एक क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है तो कई सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी तय किया है, हुकूमत ने भी तय किया है। उसको इम्प्रूव करने के लिए हुकूमत जहाँ पे इक़दाम उठा रही है। अगर आप असातिज़ा की बात करें तो इस वक्त हमारे स्कूलों का ये भी एक मसला है कि हमारे पास इस वक्त हमारे 54 लाख बच्चे जो हैं वो तालीमी निज़ाम में इनरोल्ड है, जो स्कूलों में मौजूद हैं। 34,000 के करीब आपके स्कूल हैं जो आपके तमाम अजला में है और उन सब में फिर तकरीबन 1,75,000 से ज्यादा के असातिज़ा हैं। तो मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास तो जो टीचर फोर्स है ना वो ऑलरेडी कम है इस हिसाब से जितने बच्चे हमारे पास इनरोल हैं। हमें और ज्यादा असातिज़ा की भी जरूरत है। 34 लाख बच्चे इनरोल हैं, आप ये बता रही हैं? 34 लाख बच्चे इनरोल हैं? 54 लाख जी, 54 लाख इनरोल है और 42 लाख आउट ऑफ स्कूल हैं। और हमारे पास इसी तरह से 4.7 बिलियन 47 लाख हैं जो आउट है। बिल्कुल 47 लाख वो बच्चे हैं जो हमारे स्कूलों में नहीं, और उनमें से भी 29 लाख लड़कियों की तादाद है। लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियों की तादाद ज्यादा। और फिर आप जमशेदपुर अजला में देखें तो वहाँ तो सिचुएशन इससे कहीं ज्यादा जो है वो खराब है, जहाँ पे तकरीबन 74% लड़कियां जो हैं वो स्कूलों में से बाहर हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, हुकूमत अगर जहाँ पे असातिज़ा की तादाद की बात है तो वो उतना ही जरूरी है कि उनकी तादाद को बढ़ाया जाए उनके, क्योंकि इस वक्त जरूरत भी है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन आपने देनी है तो असातिज़ा की तादाद बढ़ाने के साथ साथ उनकी कैपेसिटी, उनकी ट्रेनिंग, उनको डिजिटल तरीके से जो एजुकेशन, अब जो नए जो चीजें आ रही हैं उन तमाम ट्रेंड्स के हिसाब से उनको कैपेसिटी बिल्ड करके लाना जरूरी है ताकि जो बच्चे स्कूलों में मौजूद हैं उनको भी फैसिलिटेट करें। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, जहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे अब यहाँ पे चूंकि कैपेसिटी कम है, तादाद ज्यादा है, स्कूल कम है, तो वहीं पे हुकूमत ने ये इनिशिएटिव भी लिया था, जो सेकंड शिफ्ट का इनिशिएटिव कुछ इस्लाम में शुरू हुआ है।
वहाँ पर हमारे जो मौजूदा असातिज़ा हैं उनके ऊपर एक और एडिशनल जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी असातिज़ा को मॉर्निंग या सेकंड शिफ्ट के जरिए। और इसमें सना साहिबा जो आपने बताया कि 47 लाख बच्चा जो है वो तो स्कूल गया ही नहीं, अमूमी तौर पे टीचर बहुत ज़्यादा या हुकूमत का एक फोकस होता है कि हमने 10 लाख बच्चा जो है वो इनरोल कर दिया, 8 लाख बच्चा इनरोल कर दिया। थोड़ा अगर हमें आप आगाह कर सकें कि बच्चियां कितनी होती हैं जो इनरोल तो हो जाती हैं लेकिन वो मैट्रिक पास नहीं कर पाती। बताया गया है तकरीबन कोई 70 to 80% बच्चा जो इनरोल होता है वो मैट्रिक तक सर्वाइव नहीं कर पाता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जितनी भी आप सरकारी रिपोर्ट देख ले या गैर सरकारी या आप इदारों के देखिए, जो पाकिस्तान है या हमारा सूबा है, यहाँ पे जो ड्रॉप आउट का इशू है वो बच्चे और बच्चियों के लिए उससे काफी एक सीरियस हद तक मौजूद है, लेकिन जाहिर है लड़कियों के लिए वो बढ़ जाता है कई सारे और अवामिल की वजह से, जिसको हुकूमत भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करती है। जैसे हमने जब जिक्र किया कि 29 लाख बच्चे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे हुआ था लास्ट ईयर नवंबर 2021 में, उसी का डेटा था 22 से, जिसके अंदर ये डेटा सामने आया था कि 29 लाख जो है वो बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। फिर आप जमशेदपुर इस्लाम में देखें तो ये जो रेशो है ना कि ज्यादातर जो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने की जो ट्रांजिशन है वहां पर आके ये ड्रॉप आउट का जो इशू है ना वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी लेवल पे हमारे पास तादाद भी कम है। तकरीबन अराउंड 40% तक की परसेंटेज चली जाती है जहाँ पे बच्चियां जो हैं वो स्कूलों के 5वीं से आगे तालीम हासिल नहीं कर सकती, उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता है। इसी तरह से जो हमारे कबायली अजला है, जो जमशेदपुर अजला है, एक्सपाटा है, वहाँ पे 79% तक ये रेशो है जहाँ पे प्राइमरी के बाद बच्चियों के लिए नहीं होता। सिमिलरली लड़कों के लिए भी वहाँ पे है कि 50% तक बच्चों की तादाद है जो कि 5वीं से आगे तालीम नहीं हासिल कर पाते, या तो स्कूल मौजूद नहीं है वहाँ पे फैसिलिटीज का मसला है, गुर्बत का मसला है, बच्चा मजदूरी का मसला है। तो ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके साथ साथ जो कुदरती आफात है ना जो एडिशनली हमारे लिए क्राइसिस पैदा कर रही हैं, वो तमाम चीजें तरक्की के जो प्रोग्रेस की जो इंडिकेटर्स उनके साथ साथ उन मसाइल को भी बढ़ा रहे होते हैं। आपने कुदरती आफात की बात की, मेरा आखिरी सवाल भी इसी मुतल्लिक है कि अगस्त में सैलाब आया, उसने खैबर पख्तूनख्वा के 35 में से 32 अजला को मुतासर किया। पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद लोग, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग से मुतासर हुए, माज़रत चाहूँगा। 1/3 से भी ज़्यादा मुल्क जो था वो डूब गया था। बताया ये जा रहा है कि सबसे पहले तो छुरी चलती ही ख़वातीन पे हैं कि बच्चियाँ अब और स्कूल नहीं जाएंगी, वो घर में रहेंगी। अर्ली चाइल्ड मैरिज का मसला भी सामने आता है कि माँ बाप उसको फिर बोझ समझते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है और बच्चियाँ यहाँ हैं। क्या कहेंगी चाइल्ड लेबर और फिर इन बच्चियों की वक्त से पहले शादी इन सैलाब मुतासरा अजला में, ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, जो कुदरती आफात का मसला, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हुकूमत ने जो भी कॉस्टिंग स्टडी की है उसमें भी ये जिक्र है कि जब आप जैसे खवातीन और बच्चों के लिए वहाँ पे मसाइल बढ़ जाते हैं, वहीं पे तालीम को शोबा बुरी तरह मुतासिर होता है। फिर साथ साथ खुद जो डेटा है जो मुख्तलिफ इदारों का है, जैसे हमारे पास जो इदारे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तशद्दुद के हवाले से या खवातीन और बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से, उनका भी आप डेटा देखें तो जिन अजला का आपने जिक्र किया, इनमें से इन अजला में जो ये खदशा भी है और जो मौजूदा डेटा है वो भी बताता है कि जो जिनसी और सिनफी तशद्दुद है या बच्चियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यातों में इजाफा हुआ है। तो उन सारी सूरतों में जहाँ पे कम उम्री की शादी का, क्योंकि कम उम्री की शादी का मसला ऑलरेडी हमारी तालीम की राह में हाई एक बड़ी रुकावट है हमारे सूबे में भी, जहाँ पे आपको मालूम है कि जो बच्चियों की शादी है वो 14 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में हो जाती है, तो उनके तालीम जारी रखना मुश्किल होता है। तो वो मसला और उसके खतरात बढ़ जाते हैं कुदरती आफात के दौरान भी। इसलिए हम यहाँ पर भी यही तवक्को कर रहे हैं और यही हम मुतालबा भी है हमारा कि जो भी आने वाली हुकूमत हो, हम जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स है, जो हमारी ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज होती हैं कुदरती आफात से निपटने के लिए, उनके नुकसानात को कंट्रोल करने के लिए, इसका हिस्सा होना चाहिए कि हम उसको लड़कियों की तालीम और उसका वुमेन इंक्लूसिव, गर्ल्स इंक्लूसिव और उनकी एक्सेस को, उनकी जो सहूलियात तक रसाई है, तालीम तक रसाई है, सेहत तक रसाई है, जो हिफाजत तक रसाई है, इन चीज़ों को भी शामिल कर सकें, ताकि ये सारे शोबे जो हैं जहाँ पे हम खवातीन और बच्चियों की स्पेशली बात कर रहे हैं कि वो डेवलपमेंट जो है उस तरह से मुतासिर ना हो। और ख़ास तौर पर जो फिर ऐसे वाक़यात हैं जैसे आपने कम उम्री की शादी का जिक्र किया या बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात का जिक्र किया, उनको कर्ब किया जा सके, ताकि क्योंकि वो उसी तरह से हमारे बाकी शोबे जाते हुए मुतासिर करते हैं जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को समझना और उस सिलसिले में आई थिंक कि जो हुकूमत और गैर सरकारी इदारे हैं उनको मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारे मसलों को उसी तरह से निमट सकें, ताकि हम अपने प्रिपेयरनेस, जो हमारी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं, अडॉप्टेशन के साथ साथ हमारी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का हिस्सा हो ये सब, कि हम उसकी एक्सेस तक, खास तौर पर तालीम तक रसाई को लड़कियों के लिए जो इंश्योर कर सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया सना अहमद साहिबा और सिंगावी जिक्र वकړ چې दې वक्त کې غټه مسله دا ده چې 40 لکه ماشومان د خیبر پختونخوا هغه د سکول نه بهر دي او هغې کې یو کم دیش 29 لاک جنکۍ دي، مطلب 18 لکه الکان سکول ته نه ځي او دغه دیش لکه جنکۍ سکول ته نه ځي. دا چې سکول ته نه ځي نو دا مستقبل کې بیا څه کوي، کار روزګار به څنګه کوي، لیکل به څنګه وایي، دا هر څه ډېره خطره ده. مونږ که 54 لاک ماشومانو سبق ورکوو تقریبا نیم په نیمه 40 لکه د سکول نه بهر هم دي. دا یو ډېر الارمنګ سچویشن دی. 10 کاله حکومت کو پاکستان تحریک انصاف خو دا ماشومان سکول ته رانلل، نور مسلې هم ډېرې دي خو ذمواري د ریاست جوړیږي. یو وړه شان دماغلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پاکستان او بھارت زموږ خپلو کې څه خاص ښه تعلقات نه دي، خو یو خبر مخې ته راغی او په هغې باندې پاکستان دفتر خارجه هم خاموشه شوه، هغوی هم خپل موقف اختیار نه کړ. هغه دا و چې انډیا بلاول بھټو زرداری وزیر خارجه ته دعوت ورکړی دی چې د مئی په میاشت کې د انډیا ښار ګوا کې شنګھائی تعاون تنظیم کوم اجلاس دی هغې کې دی هغه ګډون وکړي. څومره غټ ډیولپمنټ دی او آیا دا دعوت د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم دی وخت کې یو تاوتریخوالی دی، دې وخت کې یو جمود دی، هغه ختمولو کې څومره اهم کردار ادا کولی شي په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټۍ پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ مشر ډاکټر منظور افریدي صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېره شکریه. ډاکټر صاحب څنګه ګورئ دغې دعوت ته چې دا دعوت څومره مهم کردار ادا کولی شي پاکستان انډیا تعلقات او بیا ساؤتھ ایشیا کې د امن قیام دپاره؟ دا یو ډېر غټ ډیولپمنټ دی. که داسې وشي نو یقینا چې د دې مثبت اثرات هغه د پاکستان او د هند په اړیکو تعلقاتو باندې هغه غورځېدی شي، ځکه چې زه به دا وایم چې دا شنګھائی تعاون تنظیم چې دی دا د ډېر زیات اهمیت حامل یو سازمان تنظیم دی. دا تنظیم په 1996 کې جوړ شوی و، شنګھائی 5 پرې ورته ویل. بیا هغې نه بعد په 2001 کې چې کله ازبکستان په دې کې ګډون وکړلو نو د دې نوم شنګھائی تعاون سازمان یعنی تنظیم جوړ شولو او په دې کې پاکستان او هند په 2015 کې د مبصر په حیثیت باندې یعنی ابزرور سټیټ په حیثیت باندې شامل شوي وو. بیا په 2019 کې پاکستان او هندوستان دواړه د دې باقاعده مستقل غړي جوړ شول. نو زه به دا وایم چې دا د پاکستان او د هند په منځ کې چې کوم تاوتریخوالی دی په دې کې د کمی سبب جوړېدی شي. هغې لپاره موږ سره مثالونه شته دی او هغه د تاریخ نه د دې تنظیم چې کوم پرسپیکټیو ده د دې نه ثابت کېدی شي. هغه داسې چې کله دغه تنظیم جوړېدو په 1996 کې نو د چین د نورو هیوادونو یعنی د وسطي ایشیا د ملکونو ازبکستان، تاجکستان، قازقستان د دو سره د سرحد یعنی د پولې چې کوم هغې باندې یو امن قایمولو او په هغې باندې چې کوم فوجي ځواکونه وو هغو کې کمی راوستلو. دارنګې د روس سره ځکه چې روس ټوکړې شوی و په 1990 کې نو دا یوه غټه خطره وه. نو دغه تنظیم د دې مقصد دپاره جوړ شولو. په دې لحاظ سره چین او روسیا چې دي هغه هم درسره خپلو کې داسې لاسلیک وکړلو، تړون یې وکړلو، معاهده وشوله او د هغې په نتیجه کې چین او روس دواړو په خپلو پولو باندې د فوجي ځواکونه کم کړل. ورسره چین دغه د وسطي ایشیا ملکونو سره چې کومې پولې لګېدلې دي چې کوم ما مخکې ذکر وکړو په دې کې هم د فوجانو په تعداد کې کمی راوستلو. همدغه فارموله که پاکستان او هندوستان په خپلو کې در سره په دې باندې متفق شي نو یقینا چې دغه د بلاول بھټو زرداری کوم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی د دې کومه دوره ده په روانه یعنی د دې کال په مئی کې په ګوا هندوستان کې یقینا چې دا هغه یو آیس برګ چې کوم میلټینګ په انګریزي کې ورته وایي د هغې لپاره مهمه ثابتېدی شي ځکه چې د پاکستان او هندوستان په مختلفو مسایلو باندې خپل منځ کې تاوتریخوالی هغه لا موجود دی. بله خبره به زه دغه وکړم
چې دغه تنظیم د دهشتګردۍ په خلاف باندې هم یو مهم کردار لوبوي. په دې کې چې کوم ریټ د ریجنل انټي ټیرریسټ سټرکچر یو ځینی اداره ده د دې تنظیم، نو هغه همدغه ترهګرۍ په خلاف چې کوم ګامونه دي هغه په سلسله کې خپل کار کوي. نو دغه زمونږ خطه چې دا هغه هم د دې ښکار ده. نو په دې لحاظ سره پاکستان او هندوستان یو مشترکه هغه مخې ته راتلی شي. بل به زه دا ذکر وکړم چې هم د دغه تنظیم د پلیټ فارم نه پاکستان او هندوستان مخکې هم په مشترکه توګه باندې داسې پوجي چې کوم مشکونه دي هغه د سره کړي دي چې هغه همدغه دوه هیوادونه یقینا چې په خپلو کې سره نشي کولی. دغه تنظیم برکت و چې مشترکه مشکونه چې کوم ته جاینټ ملیټري ډریل یا ایکسرسایزز وایي هغه دواړو ملکونو کړي وو. ورسره چې کومه د تجارت شعبه ده یقینا هغه ډاکټر صاحب تاسو څنګه کوئ چې پاکستان او بھارت دواړه درې ممبرز دي دغه چې کوم دعوت ته آیا دا رسمي غونډه کې دی چې کوم ټول ممبرانو ته وي یا تاسو غنئ چې انډیا هم پاکستان طرف ته د مرګرتیا یو قدم واغشته دای په انټینشنلی د دعوت پاکستان ته ورکړی دی؟ وایم چې اوس به دغه خبره چې دا د وخت نه مخکې یعنی قبل از وخت به چې واقعي هندوستان هغه د پاکستان سره د ملګرتیا د خواهش او ارمان لري. دغه چې کوم نور هیوادونو د کوم دعوت دی نو هماغه رنګ دعوت پاکستان ته هم دی. خو د دې خبرې اضافه کول غواړم چې همدغه دوره چې دا مخکې د نور نزدېکت دپاره او هندوستان پاکستان په خپلو کې چې سره کینی او کومې تاوتریخواله دی یا کومې داسې مسلې دي چې هغې باندې دواړه هیوادونه خبرې کولی شي هغې دپاره یو وړومبی ګام او قدم ثابتېدی شي. 2007 کې سر چې کوم دا ممبئی اټیک شوی و د هغې نه پس ډېر زیات تاوتریخوالی و. خو کال 2011 کې چې کله انډیا کې کرکټ ورلډ کپ و چې کوم پاکستان انډیا کرکټ ډپلوماسي هم شته دی چې کول جنرال ضیاء الحق هم تللی و انډیا ته او بیا موږ کتلو چې سیمی فائنل کم چې موهالي کې و نو پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی صاحب هلته کې لاړو هلته کې بیا منموهن سنگھ هم هلته موجود و کم چې د انډیا پرایم منسټر و. بیا هغې نه پس کال 2012 کې موږ وکتل چې هنا رباني کھر هلته کې لاړه. ګڼئ چې دې کال هم هلته کې ورلډ کپ دی او اول وزیر خارجه او بیا ممکنه ده چې زمونږ وزیر اعظم هم هلته کې لاړ شي. د دوو هیوادونو په منځ کې کومې اړیکې یا کوم سیاست وي په دې کې یو خبره یا یو لفظ هم چې دی هغه آخري نه وي نو بالکل امکانات لري. او زه به دا وایم چې دا د دواړو هیوادونو په مطلب د هغو په فایده کې هم ده چې دغه رنګې څیزونه در سره قایم شي. ځکه د دې نه وړومبی چې کوم موږ سره مثال دی هغه د سارک دی ساوث ایشین اسوسییشن فار ریجنل کوآپریشن چې کوم د جنوبي ایشیا د هیوادونو په خپل منځ کې سره تنظیم دی. نو په دې کې د ټولو نه غټ طاقتونه یا هیوادونه هندوستان او پاکستان دي. خو له بده مرغه دغه تنظیم چې دی هغه په صحیح معنو کې لا فعال شوی نه دی او د دې د ټولو نه غټه وجه چې دا هغه همدغه د هندوستان لخوا چې کومه هټګرمي ده یا ورسره د هندوستان او پاکستان کوم تعلقات دي دغه پکې غټ خنډ مخې ته راغلی دی. نو که دغه سارک تنظیم نه وي باید چې دا شانګهای کوآپریشن تعاون تنظیم چې دی د دې په ذریعه سره د دواړو هیوادونو په منځ کې څه نه څه نزدېکت مطلب چې پیدا شي. ډېره شکریہ ډاکټر منظور افریدي صاحب. او څنګه موږ ذکر وکړو چې انډیا او پاکستان ترمنځ کرکټ ډپلوماسي هم ډېر مهمه ده. یوسف رضا ګیلانی صاحب د ورلډ کپ سیمی فائنل دپاره تللی و او بیا هغې نه پس هنا رباني کھر بي لاړه. پاکستان کرکټ ټیم هلته کې لاړه 3 ون ډے او 2 T20 هغوی هلته کې کړي. یو ځل بیا هم دغه امکانات لګېدل څه موده وړاندې چې پاکستان انډیا مینس کې یو سیریز هم کیدی شي کوم به چې د پاکستان او انډیا حالات ښه کولو دپاره وي او هغه وخت هم خبره وه چې نجم سیټي کو چې انډیا پاکستان ته راشي. اوس یو ځل بیا کوشش روان دی او د PCB چیئرمین نجم سیټي دی نو عین ممکنه ده چې هم کرکټ په ذریعه باندې دغه حالات لږ نارملایز شي. او څنګه خبره وشوه چې په مئی کې ګوا کې دغه شنګھائی تعاون تنظیم اجلاس به کیږي هغې کې عین ممکنه ده چې بلال بھټو زرداری لاړ شي او چې پاکستان همیشه د مرګرتیا لاس مخې ته کړی دی. انډیا نه مسله وي که انډیا لاس را مخې ته کوي نو پاکستان کله هم د هغې نه شاته نه دی. خو تر اوسه پورې په دې باندې دفتر خارجه څه خاص موقف نه دی خپل کړی چې سم کیږي تاسو به هغې نه مونږ اپډیټ لرو. پروګرام وخت ختم دی. اجازت راکړئ. الله پامان.